तो बुलेटिन की शुरुआत बजट की खबरों के साथ। तो आज लोकसभा में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। बजट की कॉपी सौंपी गई है। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा। बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। बजट में कुछ बड़े ऐलान संभव है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत को बजट का बेसब्री से इंतजार है। इस बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान कर रखी है। इसमें सबसे बड़ा तोहफा टैक्स में छूट के तौर पर मिलने की संभावना है। थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट पर मुहर लगने वाली है। तो हमने देखा वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री निकली, राष्ट्रपति भवन पहुंची। वहां पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जहां पर इस बजट को रखा जाएगा, पास कराया जाएगा और फिर तमाम औपचारिकताओं के बाद सदन पटल पर इस बजट को रख दिया जाएगा। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट है और ये बजट काफी ज्यादा लोगों के लिए क्या राहत लेकर आएगा या फिर इस बार उतनी ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। सबकी निगाहें इस ओर है। अगर बाकी सेक्टरों की बात की जाए तो सारे सेक्टरों की निगाहें इस वक्त है, खास तौर पर महिला, नौकरी पेशा लोग, कॉर्पोरेट जगत, किसान, इसके अलावा अगर डिफेंस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर किसी को इसका इंतजार है कि इस पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है वित्त मंत्री के, और इसका इंतजार कुछ देर में खत्म हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उसके बाद बजट रखा जाएगा, पेश किया जाएगा और फिर ठीक है 11 बजे निर्मला सीतारमण इस बजट को सदन में रखने वाली है। 8वीं बार निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, एक महिला वित्त मंत्री के नाते यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि वो इस बजट को रखेंगी और इस बजट में क्या खास होगा, सबकी निगाहें इस तरफ है। सभी यही चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सरकार प्रदेश और देश को आगे ले जाने की बात करती है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करती है। उसको लेकर किस तरह से इसमें पूरा एक विकास का खाका खींचा जाएगा और साथ ही साथ दो बड़े फैसलों पर सबके निगाहें हैं। एक तो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको क्या टैक्स में छूट मिलेगी या फिर पेट्रोल डीजल में क्या किसी तरह की छूट मिलने वाली है, क्या उसके टैक्स में कुछ कट होगा जिसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े से कम होंगे। तो इन सब चीजों पर सबकी निगाहें इस वक्त बनी हुई है। अनूप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और अनूप जी, बस अब कुछ देर का इंतजार और है जब सदन पटल पर निर्मला सीतारमण बजट रख देंगी। अभी फिलहाल क्या कैबिनेट की बैठक में वो पहुंच चुकी हैं? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर के बाद जो है वो कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और कैबिनेट की बैठक में इस बजट को अप्रूव किया जाएगा। क्योंकि देखिए, प्रक्रिया के मुताबिक जिस तरीके से वित्त मंत्री सबसे पहले राष्ट्रपति के पास गई, वहां से उन्होंने अप्रूवल लिया, उन्हें एक कॉपी भी वो उन्होंने दिया। उसके बाद अब थोड़ी देर के बाद कैबिनेट की बैठक होगी और इस पे पास कराया जाएगा। 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और सभी की निगाहें भी वहीं टिकी हुई है कि इस बजट में क्या खास रहने वाला है। जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि सरकार लोक लुभावने फैसले की बजाय किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को मजबूती से रखेगी इस बजट पर, इस पर फोकस रह सकता है और इसकी संभावना ज़्यादा है। क्योंकि पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उससे ठीक पहले जब बजट पेश किया जा रहा था, उस वक्त भी सरकार थोड़ा सा भी डोली नहीं थी। उस समय सरकार के पास मौका था, वो चाहती तो कई लोक लुभावने फैसले या लोक लुभावने जो है ऐलान वो वहां पर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। जाहिर सी बात है कि इस बजट में भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर के हो, किसानों को लेकर हो, जो योजनाएं हैं किस तरीके से इनको किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों को किस तरीके से राहत दी जाए, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कल मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बातें कही, तो ऐसा लग रहा है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास लोग जो सीधे टैक्स में छूट चाहती है, जिन्हें लगता है कि अगर टैक्स में अगर थोड़ी राहत मिलती है तो उसके जेब से सीधा फायदा होता है, तो उसका भी इंतजार है कि
बिल्कुल। तो अनूप जी, किन किन बातों को लेकर इस बजट से उम्मीद लोगों को है, जरा वो बता देते हैं। तो टैक्स कानून में संशोधन का ऐलान संभव हो सकता है आज के इस बजट में। स्टैंडर्ड डिडक्शन से जुड़े इस देश का राष्ट्रपति बनना उनको पच नहीं रहा है, तो इसलिए इस तरह का बातें की हैं। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रपति जी कमज़ोर नहीं है, मजबूत हैं, एक मिसाल है, हम सब गर्व करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, चलिए, तो हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ इस बजट में आपके लिए हो सकता है। तो टैक्स कानून में संशोधन का ऐलान संभव है, स्टैंडर्ड डिडक्शन से जुड़े प्रावधान में बदलाव संभव है, एक्ट में संशोधन किए बगैर बढ़ सकती है सीमा जो टैक्स की है। अभी नए टैक्स रिजीम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बढ़ोतरी की संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनकम टैक्स एक्ट में भी कई अहम बदलाव संभव हो सकते हैं। असेसमेंट ईयर के बजाय टैक्स ईयर की परिभाषा संभव है। तो कुछ बातें जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं कि बजट में पेंशन स्कीम पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। देखिए, जिसका इंतजार था, बजट में पेंशन स्कीम पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन ये अभी संभावनाएं ही है, क्या होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। एनपीएस, ईपीएस और यूपीएस को लेकर बजट में बड़ा बदलाव या बड़ा फैसला लिया जा सकता है। एनपीएस में 40% फंड निवेश की शर्त खत्म हो सकती है। अभी रिटायरमेंट पर 40% एन्युटी में निवेश जरूरी है। सूत्रों के हवाले से कि ईपीएस में मिनिमम पेंशन बढ़ सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि ईपीएस में मिनिमम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर अब 5,000। आप देखिए, बहुत ज्यादा अंतर होगा 1,000 और 5,000 में। 1,000 से बढ़ाकर 5,000 संभव है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को बढ़ावा दे सकती है सरकार। केंद्र के मॉडल पर राज्य को यूपीएस अपनाने पर जोर संभव बताया जा रहा है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस पर क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। पेश होगा कितनी उम्मीद है मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा? सभी समाज के सभी वर्गों। और अनूप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, हम बता रहे थे कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें बहुत सारे ऐसे बड़े ऐलान हो सकते हैं जिस पर सबकी नजर है। उसमें से एक पेंशन स्कीम को लेकर भी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए, नौकरी पेशा लोग बहुत ज्यादा हैं देश में, और ऐसे में जहां पर एक और जो नौकरी में रहते हैं उनको टैक्स में छूट की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ जब रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन स्कीम को लेकर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें सरकार से हैं। इसको लेकर भी बड़ी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, सभी को इंतजार इस पर भी है कि पेंशन स्कीम को लेकर के सरकार क्या आगे फैसला लेती है, किस तरीके से जो रिटायर्ड पर्सन है उनको किस तरह से राहत मिलता है। लेकिन अभी आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना, उन्होंने कहा सभी सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ आपको इस बजट में देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है कि सरकार का फोकस जो है वो ये होगा कि किस तरीके से, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, इनको किस तरीके से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए, और इसके लिए सीधा जो पॉलिसीज है वो बनाई जाए। देखिए, तो टैक्स में छूट के साथ कई ऐलान आज संभव बताए जा रहे हैं और हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। पीएम आशा स्कीम के बजट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। बजट में 10,000 से 12,000 करोड़ का आवंटन संभव है। सरकार सभी दालों की खरीदारी एमएसपी पर करने वाली है। एमएसपी पर दाल उपभोक्ताओं को सस्ते में मिलेंगे। प्याज टमाटर की महंगाई काबू में करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार प्राइस सपोर्ट स्कीम फंड का इस्तेमाल करेगी। फंड से ऑयल सीड्स जैसे सरसों की खरीदारी, यानी कि घर के बजट से लेकर किसानों तक, युवाओं से लेकर महिलाओं तक और टैक्स पेयर से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक सबको राहत देने की बात सामने आ रही है। अब देखना होगा कि आज जब बजट रखा जाता है तो उसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब
अब बात महाकुंभ की कर लेते हैं। तो इन दिनों रोजाना करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम तट पर। अब तक 31 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और दुनिया के 72 देशों के राजनयिक भी महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता देखने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, जिसकी तारीफ खुद देश दुनिया से पहुंचने वाले श्रद्धालु कर रहे हैं। और आज तमाम जो बड़े देश हैं, जितने देश हैं, करीब 72 देश ऐसे हैं जिनके डेलीगेट्स पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ, तो वो भी कुंभ की भव्यता और दिव्यता देखेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। करोड़ों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु संगम के विभिन्न घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। ऐसे में अगर कल की बात करें तो कल भी 1,82,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान किया है और अब तक करीब 31.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वो श्रद्धालु हैं जो देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। इनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं। मैडम कहाँ से आए हैं? बिहार से। कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। आप कहाँ से? बंगाल से हैं। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी के देश में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय जय सिया राम। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार। कैसा अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आप क्या कहना है? हम बंगाल से। बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत ही ज्यादा अच्छा। कहाँ से आए? बिहार से हैं। फुल व्यवस्था यहाँ। हाँ, यहाँ कोई चीज का कमी नहीं। योगी या मोदी का? और भी लोग हमारे साथ। कहाँ से आए हैं? बिहार से। कैसा अरेंजमेंट? बहुत अच्छा, बहुत सही, एकदम मतलब फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, जितनी होनी चाहिए। इतनी पॉपुलेशन, इतना क्राउड को मेंटेन करना बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से योगी जी यहाँ पे जो मतलब व्यवस्था है, जो जिस हिसाब से पब्लिक को सारा सपोर्ट मिल रहा है, हर चीज फैसिलिटी है, कहीं कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। पूरा कमांडो से लेके NSF, BSF सब कुछ की व्यवस्था बहुत अच्छा, बहुत अरेंजमेंट है। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा। ये आपने सुना, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए गए उनके बारे में जानकारी दें। कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ, नालंदा जिला। किस तरह का अरेंजमेंट है? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अच्छी तरह गंगा स्नान किए और बजरंगबली का दर्शन भी किए। आप कहाँ से आए? बिहार शरीफ। कैसा अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर हमरा लगा देखने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? बलरामपुर। कैसा अरेंजमेंट है? बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। योगी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां पर उपराष्ट्रपति संगम में डुबकी लगाएंगे और फिर त्रिवेणी घाट पर पूजन करेंगे और उसके बाद अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर भी पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति के प्रयागराज पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। त्रिवेणी घाट पर पूजा करेंगे उपराष्ट्रपति। अक्षय वट, बड़े हनुमान मंदिर जाएंगे, उनके साथ अलग अलग देशों के डेलीगेट्स भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री खुद उनकी आगवानी के लिए वहां पर उपस्थित होंगे और फिर पूरे उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनके साथ ही रहेंगे। तो सीएम योगी आज फिर एक बार प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे, जहां पर उपराष्ट्रपति के प्रयागराज पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत होगा। साथ ही कुछ कार्यक्रमों में शामिल भी सीएम योगी होने वाले हैं और उसके बाद सीएम योगी बसंत पंचमी पर होने वाले महाकुंभ के महास्नान और प्रधानमंत्री मोदी के 5 फरवरी के प्रयागराज दौरे की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ मेले में आज 73 देशों के राजदूतों समेत 116 विदेशी मेहमान आएंगे और अरैल घाट पर उनका भव्य स्वागत होगा। ये सभी अरैल घाट पर अपने अपने देश का ध्वज फहराएंगे। इनके बाद संगम में डुबकी लगाएंगे। ये विदेशी मेहमान अक्षय वट, सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर में भी दर्शन करेंगे।
प्रयागराज महाकुंभ 2025 में रोज नया विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। महाकुंभ में महज 19 दिनों में अब तक 32 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया के चौथे पांचवें सबसे बड़े देश इंडोनेशिया और पाकिस्तान की आबादी से ये ज्यादा है। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका की आबादी से भी अधिक लोग महाकुंभ में स्नान कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। दुनिया के 195 देशों में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 30 करोड़ से भी कम है। अगर चौथे और पांचवें नंबर की बात करें तो वो आबादी इंडोनेशिया और पाकिस्तान की है जो भी 30 करोड़ से कम है। जबकि महाकुंभ 2025 में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं, यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी इस वक्त महाकुंभ 2025 में स्नान कर चुकी। पीएम मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 5 घंटे संगम नगरी में मौजूद रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। सीएम योगी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी आरएल के डीपीएस हेलीपैड जाएंगे। पीएम मोदी गंगा स्नान करने के लिए क्रूज से संगम पहुंचेंगे। पीएम मोदी गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्ट्रीट पवेलियन का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद पीएम नेत्र कुंभ भी जाने वाले हैं। तो 5 तारीख को यानी कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री का संगम पहुंचने का कार्यक्रम है। इस दौरान कई और कार्यक्रम 5 घंटे संगम नगरी में रहने वाले हैं। इस दौरान स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और साथ ही सेक्टर 6 में स्ट्रीट पवेलियन का अवलोकन भी करेंगे।